हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू श्याम द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज के इस सीरीज में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स के लिए ये सारी सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है कि आप फटाफट रिवीजन कर लें और अपने मैक्सिमम यूनिट्स को कवर करके और अच्छे से एग्जाम में अपीयर करें। ठीक है। तो आज के इस दिन हम नई यूनिट जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो बच्चों, छोटा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि काइनेटिक्स क्या होती है। काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है या साइंस की वो ब्रांच होती है जहां पर आप रेट से डील करते हैं, मतलब स्पीड से डील करते हैं कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो किस स्पीड से हो रहा है। उसकी स्पीड के बारे में जब बातें करते हैं, चर्चाएं करते हैं, उसकी स्पीड में क्या चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, वो सब जब हम बात करते हैं, रेट से रिलेटेड हम बात करते हैं कि कोई रिएक्शन हो तो रहा है लेकिन एकदम हो जाएगा या होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो स्पीड की बातें हम इस ब्रांच में करते हैं जो कि हमारी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें मेनली पढ़ने वाले हैं। तो काइनेटिक्स में देखिए, आप दो चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है। फर्स्ट वन इज रेट। रेट समझेंगे, रेट क्या होता है। एंड सेकेंड वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। रेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। हम इसमें पूरा जानकारी ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर को कैसे आप ब्रॉडली डिवाइड कर देते हो, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो उस पूरे चैप्टर में। ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट में हम सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो पढ़ते हैं वो होती है कंसंट्रेशन। कि कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अब कंसंट्रेशन में आप दो तीन चीजें पढ़ते हैं, इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी की चीजें पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। और सेकंड आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से कैसे किसी रिएक्शन की रेट पर फर्क पड़ता है। ठीक है। इसमें आप अरहेनियस इक्वेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हम इसी के अंदर कवर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कैटलिस्ट का इफेक्ट। और भी कई सारे इफेक्ट होते हैं जैसे कि रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है और नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। तो इन कुछ पॉइंट्स में ही आपका ये चैप्टर जो है वो कवर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। छोटा सा है, नॉर्मल एक आधी डेरिवेशन है इसमें, और ये आपको अच्छे खासे मार्क्स दिलाकर जाता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रेट से। तो रेट क्या होता है। जैसे कि रेट मतलब क्या, मैंने इसको किससे समझने को बोला है, स्पीड से, है ना। आप स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होती है स्पीड। जब आप किसी भी व्हीकल की या किसी पर्सन की, किसी की भी आप जब स्पीड बताते हैं तो आप क्या बोलते हैं, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि एक यूनिट टाइम में तय करी गई दूरी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। कि इस निश्चित टाइम पीरियड में किसी ने कितने डिस्टेंस को कवर करा है, वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। लेकिन जब हम सिमिलरली रेट की बात करते हैं तो हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड की बात कर रहे हैं। मान लो कोई रिएक्शन है, ए से पी की तरफ कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि जब हम स्पीड की बात करते हैं तो वहां पर दूरी में चेंज आता है ना। पहले वो जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट था, मान लो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं, तो इस ए पॉइंट पे उसकी डिस्टेंस अगर 0 है, फिर यहाँ पर मान लो उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। तो डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हमको ये फाइंड आउट करना रहता है कि अल्टीमेटली चेंज क्या हो रहा है। तो जब हम रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर या रिएक्शन में क्या चेंज होता है, रिएक्शन में बच्चों चेंज होता है, कंसंट्रेशन में चेंज होता है ना। आप कुछ लेकर चलते हो, वो जब रिएक्ट होता है तो कुछ और बनता है, तो देर इज अ चेंज इन कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन में चेंज होता है, तो हमारे पास दो ही चीजें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन के दो कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है। तो चेंज भी किन की कंसंट्रेशन में होगा, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज होगा। तो आप आइदर इन दोनों में से किसी को भी एक को लेकर चल सकते हैं और आपका रेट का काम करवा सकते हैं। ठीक है। तो आप रेट को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज रेट। तो रेट ऑफ a reaction is defined as
चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन किसके? ऑफ, या तो रिएक्टेंट ले लो आप और प्रोडक्ट, इन दोनों में से कोई एक, है ना, कोई भी एक को लेकर आप चलो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, उसको आप क्या बोलते हो? रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्या बोलते हो? रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो या तो आपको क्या लेना है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और आप क्या ले सकते हो? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, है ना, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज, देखो चेंज को हम अब दो तरीके से बता सकते हैं, इस चेंज को हम दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। आइदर स्मॉल चेंज, या तो स्मॉल चेंज हो या फिर लार्ज चेंज हो, है ना, एक अच्छा खासा चेंज हो, ठीक है। तो स्मॉल चेंज की जब हम बात करते हैं, तब हम इसको रेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं डी बाय डी टी से, है ना। डी मतलब क्या होता है? चेंज। जब आप स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं तो आप उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप लार्ज चेंज की बात करते हैं तब आप उसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल बाय डेल टी। चेंज इन टाइम को हमने डेल लिखा, अब चेंज इन कंसंट्रेशन को हम क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन को हमेशा ऐसे बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ऐसे बिग ब्रैकेट में क्या करेंगे? आर लिखेंगे। अब यहाँ पे रिएक्टेंट मैंने ए लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? ए। और जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप लिखते हैं तो वहां पे हमेशा एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम मैं ऐसा लिख दूंगी, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? डी बाई डी टी। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में मैं माइनस नहीं लगाऊंगी, इधर कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो जो ये वाला फॉर्मेट है ये कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट, और ये वाला फॉर्मेट क्या कहलाता है? एवरेज रेट, ठीक है। जहां हम एक अच्छे खासे टाइम इंटरवल में चेंजेस देखते हो, और इंस्टेंट मतलब हर सेकंड में आप अगर आप चेंजेस देख रहे हो तो आप इसको इससे रिप्रेजेंट करते हो, है ना, इंस्टेंट एकदम। अब नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या रीजन रहता है? ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। नेगेटिव हम हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के आगे इसलिए लगाते हैं, नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि समय के साथ साथ आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ कम होती जाती है, इस वजह से हम इसके यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ साथ बढ़ती जाती है, इस वजह से हम इसके आगे पॉजिटिव ही साइन रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे, है ना। ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आगे इसमें बढ़े, ठीक है। इसकी रेट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है? देखिए, तो रेट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की भी हो सकती है और प्रोडक्ट की भी हो सकती है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट कैसे निकालोगे आप? कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और टाइम की अगर आप एसआई में लें तो क्या होती है? सेकेंड। तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये याद रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाता है। अब आपको फंसाते यहाँ पर है कि यूनिट रेट की पूछ रहे हैं या रेट कांस्टेंट की पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बार बच्चे गलती कर देते हैं। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, भले कोई सा भी हो वो रिएक्शन। लेकिन रेट कांस्टेंट की जब आप यूनिट की बात करते हैं तो वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आने वाले टाइम में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो यूनिट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन की क्या लिखनी है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, अभी मैंने सिंपली आपको क्या बोला? सिर्फ एक ए था और पी बना दिया था, तो हमने रेट ऐसे लिखा था। सपोज मेरे पास कोई इस टाइप की रिएक्शन है, 2A प्लस 3B गिविंग
4C+D, इस टाइप की रिएक्शन। ठीक है, आई होप विजिबल होगा, है ना। तो अब इस टाइप की रिएक्शन है तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये इतनी सिंपल रिएक्शन नहीं कि बस एक का लिखा और हो गया। अब हम यहाँ पर रेट कैसे लिखते हैं, तो हमको करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इनके आगे ये जो लिखे हुए है ना 2, 3, 4, ये सब क्या होती है, इनकी स्टोक्योमेट्री होती है कि इसके बैलेंस रिएक्शन में इसके इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाके इसके इतने मोल बन रहे हैं और इसके इतने मोल बन रहे हैं। तो आपको करना क्या रहता है, आपको वही पूरा रेट इक्वेशन लिखना है, बस यू हैव टू डिवाइड द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, जो भी यहाँ पे ये स्टोक्योमेट्री यूज हो रही है उसको आपको डिवाइड कर देना है बस। अब मैं लिख के बताऊं, तो यहाँ पर आप रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, मान लीजिए मुझे 2A के लिए लिखना है, तो मैं क्या सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये रिएक्टेंट है, मतलब यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, माइनस, ठीक है, क्या लिखूंगी, इसकी स्टोक्योमेट्री से डिवाइड करा बस, और DA/DT, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, -1/3 dB/dt इज इक्वल्स टू, अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि अब आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है, 1/4 dC/dt, और यहाँ पे 1 D/dt, ठीक है। तो इस तरह से आपका अब कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको समझ में आ गया कि सिर्फ स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना होता है, और इस टाइप से ये सब इक्वल होते हैं एक दूसरे के, किसी भी दो को कंपेयर करके आप अगर इसका कंसंट्रेशन दे दो और इसका पूछ लूं, तो आप यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रख के ये चीज सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो न्यूमेरिकल इस टाइप के बाय चांस इन केस आ जाए तो ये आपको वहां काम आएगा, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीजें क्लियर होती है फॉर रेट, रेट को लेकर हमको ये छोटी छोटी चीजें समझनी होती है। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई रिएक्शन स्पीड से हो रही है हो रही है हो रही है ना। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसको अगर मैं चेंज करूंगी तो हमारी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो ये मैंने फैक्टर्स कुछ लिख रखे हैं आपके सामने। चेंज, अगर मैं कंसंट्रेशन चेंज कर देती हूँ, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है और उसकी स्पीड भी फिक्स आ गई कि हाँ स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, मैंने कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो वहां पर क्या फर्क आएगा, है ना। टेम्परेचर बदल दिया, पहले मैं रूम टेम्परेचर पर कर रही थी, अब मैं 45 डिग्री पे लेकर चली गई, तब क्या चेंजेस आएंगे। कैटलिस्ट डाल दिया, कोई रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कैसा काम करती है और इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कोई रिएक्शन कैसे स्पीड अप होती है, स्पीड स्लो होती है, क्या होता है ना। रेडिएशन, कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसपे रेडिएशन का भी फर्क पड़ता है कि आप उसको अंधेरे में कर रहे हो, रूम में कर रहे हो, या बाहर सनलाइट में कर रहे हो, है ना। रिएक्टेंट्स आपने कैसे लिए, उनके नेचर पर भी रेट का काफी हद तक प्रभाव पड़ता है ना। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में हम इसी पॉइंट्स में हम हमारा चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। तो आज हम जो फिलहाल आज की क्लास टारगेट कर रहे हैं वो हम यहाँ तक कर रहे हैं, कंसंट्रेशन तक हम इसको कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जब हम कंसंट्रेशन की बातें करते हैं तो देखो जनरलाइज्ड वे में अगर मैं बोलूं तो कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो जनरली रेट क्या होता है, बढ़ जाता है आपका, है ना। कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी, ये सिंपल सी चीज है। लेकिन सारे रिएक्शंस कंसंट्रेशन को लेकर सेम बिहेव नहीं करते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और आप ये मान के चलो कि हर रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर रिएक्शन अलग अलग तरह से बिहेवियर करता है जब आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो तो, है ना। और उस बिहेवियर को समझने के लिए हमको कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ती है, जैसे कि हम अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखें, है ना, हम क्या देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे रेट पर, ठीक है। देखिए, कोई हमारा एक रिएक्शन है जो कि हो रहा है A+B, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ स्टोक्योमेट्री भी ले लेती हूँ, ए मोल्स ए के बी मोल्स बी के रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं पी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझने के लिए हमने क्या करा, उसको एक डिराइव करके एक क्वेश्चन में लाए, एक नियम बनाया, जिस नियम से हम समझते हैं कि रेट पर कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, और उस नियम को बोला जाता है रेट लॉ। क्या बोला जाता है, रेट लॉ। रेट लॉ यह बोलता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो रेट है वो किसके, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के मल्टीप्लाई के, है ना, और उनकी
पावर, ठीक है। उनकी कुछ भी एक पावर पे डायरेक्टली वो डिपेंड करता है। ये कहीं ना कहीं आपको लॉ ऑफ मास एक्शन जैसा लग रहा होगा, उसी से डिराइव्ड है ये, है ना। तो अब पॉइंट ये है कि आपको यहाँ बुक में दिया हुआ रहता है कि जो x है उसकी वैल्यू a के बराबर हो भी सकती है और a के बराबर नहीं भी हो सकती है। जो y है वो b के बराबर हो भी सकता है और b के बराबर नहीं भी हो सकता है। इस वजह से हम यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं, उनके एज इट इज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स को नहीं लिखते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, देखो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको सिंपली समझना। मान लो ये एक इक्वेशन है, 2a से प्रोडक्ट बना रही है, तो रेट ये बोलता है कि रेट किस पे डिपेंड करेगा, a की पावर। अब मैं अगर यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैं a की कंसंट्रेशन को एक बार बढ़ाती हूँ, देखो आपको एक शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रेट को इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2, स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। मतलब मैं ए की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ाऊंगी बीकर में, मैं 1 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो रेट 2 टाइम से बढ़ रहा है, स्क्वायर से रेट बढ़ रहा है ना। अगर डायरेक्टली मैं इसी की स्टोक्योमेट्री लिख देती हूँ, पर मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कुछ भी एक्स लिख रखा है। जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ये वाला जो चीज है ना, ये प्रैक्टिकल चीज है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है। एक्सपेरिमेंट करे गए कि हाँ इस रिएक्शन को हम करके देख रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने से कितना चेंज आ रहा है, क्या वो डायरेक्ट स्क्वायर का चेंज आ रहा है या क्यूब का चेंज आ रहा है, या चेंज ही नहीं आ रहा है कि मैं एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रही हूँ लेकिन रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इस वजह से ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती है कि किसकी पावर क्या होगी, ये आप रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते, ये ओनली एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आपको पता पड़ता है। तो एक्स ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये आपको इतना रेट लॉ लिखना है और उसके बाद ये चीज समझानी कि एक्स कैन बी इक्वल टू ए और कैन नॉट बी इक्वल टू ए, है ना। स्टोक्योमेट्री के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में वो स्टोक्योमेट्री के बराबर होता है, कुछ कुछ ही एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे वो स्टोक्योमेट्री के बराबर नहीं होता है। उसका सिंपल मतलब ये रहता है कि वो उस स्टोक्योमेट्री पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किसी और पावर पे डिपेंड कर रहा है ना। अब यहाँ पर मैं अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, इक्वल का, और इक्वल जैसे ही आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा k, और a की पावर x और b की पावर y, ठीक है। ये आपका कहलाता है रेट इक्वेशन। क्या कहलाता है? और यहाँ पर ये जो k कांस्टेंट आया है, ये कांस्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पूरे चैप्टर में, जिसको आप क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हो? रेट कांस्टेंट, ठीक है। और इस रेट कांस्टेंट की मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है इन बिटवीन यूनिट ऑफ ए रेट ऑफ ए रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको रेट कांस्टेंट की भी यूनिट पूछी जाती है। तो अब अगर मैं इस यूनिट बताऊंगी कितनी यूनिट होगी, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो किसके बराबर होगी, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, रेट कांस्टेंट किसके बराबर है, के के बराबर है। के किसके बराबर है, रेट, और वहां से मैं इसको डिवाइड में भेज दूं, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ठीक है। तो रेट की यूनिट हमने क्या देखी थी, रेट किसके बराबर होता है, देखो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के बराबर होता है रेट, मल्टीप्लाई, ये क्या है, 1 बाय ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, मतलब आप क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही ले रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है। और ऊपर क्या है, एक्स प्लस वाई, है ना। तो एक्स प्लस वाई को मैं कंबाइनली मैं एन के फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये एन क्या होता है इस पे हम बात करेंगे। तो अगर मैं के की यूनिट देखूं तो के की यूनिट होती है कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन है ये भी कंसंट्रेशन है, क्या हो जाएगा, 1 - n अपॉन टाइम, ठीक है। तो इस k की यूनिट किस पे डिपेंड कर रही है, k की यूनिट डिपेंड कर रही है इस n पे, कि n की वैल्यू क्या होगी। n की वैल्यू, अब ये मैं हम अभी हम सॉल्व करके देख लेंगे कि n की वैल्यूज पे कैसे डिपेंड करेगी। अब यहाँ पर हम देखें कि n क्या क्या है ना, या फिर ये आप पहले लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, देखिए यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला आ रहा है, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रख के देखते हैं, अगर n की वैल्यू 0 होती है तब k की यूनिट क्या होगी, कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर,
1 माइनस 0 मतलब 1, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, मतलब उस केस में इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। मतलब जो यूनिट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन था, वही यूनिट अगर एन का वैल्यू 0 रहता है तो आपका के का वैल्यू भी वही रहेगा। ठीक है, सेकंड केस हम लेकर चलते हैं, इफ एन का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब आपका जो के की यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर। यहाँ देखिए 1 माइनस 1, यहाँ हो गया 0, अपॉन क्या आ जाएगा, सेकंड। मतलब किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर तो 1 होता है, मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सिर्फ सेकंड इनवर्स। आपको कहाँ कहाँ ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जब n का वैल्यू 0 था तब यूनिट ये थी, जब n का वैल्यू ये हुआ तब यूनिट क्या आई। अब अगर n का वैल्यू क्या हो जाए, n का वैल्यू अगर 2 हो जाए, ठीक है, तो k की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन s, मतलब मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये यहाँ पे यूनिट होगी। ठीक है, ऐसे ही आप फर्दर 3 4 5 सब रख के देख सकते हैं। तो n का वैल्यू जैसे जैसे चेंज हो रहा है, आपकी k की यूनिट चेंज हो रही है ना। तो जब भी आपसे रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी जाए तो आपको वो कुछ ना कुछ बताते हैं कि कब आप k की यूनिट निकालने वाले हैं। तो k की यूनिट डिपेंड करती है किस पर, n पर, है ना। जबकि यूनिट ऑफ अ रेट हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो कि क्या रहती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। रेट की यूनिट ऑलवेज क्या रहने वाली है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब ये एन क्या है भाई, जिसपे इतनी सारी चीजें डिपेंड कर रही है, तो इस एन को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, किस ऑर्डर की आपकी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं एन। और एन किसके बराबर होता है, आपने रेट इक्वेशन लिखी थी ना, रेट इक्वेशन क्या लिखी थी, के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। जब आप एक्सपेरिमेंटली पता कर लेते हो कि आपकी जो रेट थी उसमें किसके रिएक्टेंट पे, किस कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड कर रहा है, कितनी पावर पे वो डिपेंड कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली जब आप ये रेट लॉ लिख लेते हो, इसमें ये जितनी भी पावर्स आ रही है उन सबका आप सम कर दो, तो आपको क्या मिल जाता है, ये x प्लस वाई एक्सपेरिमेंटल वाला होना चाहिए, ए बी स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम नहीं करना है आपको। एक्सपेरिमेंटली वो जिस पावर पे डिपेंड करता है उसका सम क्या कहलाता है, आपका ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन क्या है, रेट लॉ में लिखे गए रिएक्टेंट्स की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, अब ये ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर भी हो सकता है, और सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर आप समझे होता क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिएक्शन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से समझना, कैसे कैसे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, तो आपकी रिएक्शन कितनी सेंसिटिव है उसको लेकर। मतलब मैंने कंसंट्रेशन हल्की से चेंज करी और स्क्वायर से रेट बढ़ गया, मतलब वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप कंसंट्रेशन बढ़ाए जा रहे हैं पर उधर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो सेंसिटिव नहीं है ना। तो जीरो ऑर्डर मतलब क्या हो रहा है कि अगर एन का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाए, मतलब क्या कि मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा लूं या बी की कंसंट्रेशन बढ़ा लूं, उसका रेट पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। दैट मीन्स रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो वो उस कंसंट्रेशन को लेकर वो सेंसिटिव नहीं है। अगर एन का वैल्यू 1 आता है, दैट मीन्स आप जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका रेट जो है वो बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, कम कर लोगे कम हो जाएगा। स्क्वायर मतलब क्या, एक बार कंसंट्रेशन बढ़ाया और 2 बार रेट बढ़ गया, 2 बार बढ़ाया 4 बार बढ़ गया, तो ये होता है स्क्वायर। 3 पावर भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है कि आप एक बार कंसंट्रेशन बढ़ाओ और 3 पावर से क्या हो जाए, आपका रेट बढ़ जाए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको समझ में आया कि इट इज द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिएक्शन टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। ठीक है, ऑर्डर। अब आपके सिलेबस में फिलहाल सिर्फ 2 ही ऑर्डर आपको करना है, पहला है जीरो ऑर्डर और दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, क्या क्या करना है आपको, एक जीरो ऑर्डर करना है, एक फर्स्ट ऑर्डर करना है। और इन ऑर्डर के लिए करना क्या है, इन ऑर्डर के लिए आपको पता है हर एक ऑर्डर के लिए आपका एक के का वैल्यू आएगा, आपको हर एक ऑर्डर के लिए के का वैल्यू निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, क्योंकि ये तो उसकी यूनिट है, एक के का कोई वैल्यू भी तो होगा ना। लाइक यूनिट चेंज हो रही है, दैट मीन्स के का वैल्यू भी चेंज हो रहा होगा पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। तो आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा आपको निकालना रहता है टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं,
तो आपके 4 डेरिवेशन हो जाएंगे यहाँ से छोटे छोटे करके, है ना। तो क्या निकालना है आपको, हर पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए के का वैल्यू और टी हाफ, ठीक है। तो आइए अब हम यही चीज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हेडिंग डालिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन में ही हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर में भी क्या पढ़ रहे हैं हम, पर्टिकुलर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर आप समझें तो देखिए, एक कोई रिएक्शन है जो ए से पी पर जा रही है, ठीक है। तो अगर इसके लिए मैं अगर रेट लॉ लिखूं तो रेट लॉ क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो ऑर्डर है, दैट मीन्स वो ए की पावर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ए की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। मैं यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा, एक के कांस्टेंट आ जाएगा, ए जीरो, ठीक है। रेट को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस डी ए अपॉन डी टी विच इज इक्वल्स टू के, किसी की भी पावर जीरो दैट मीन्स वन, है ना। यहाँ पे लिख लेना, बिकॉज एक्स टू दावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, किसी की भी पावर जीरो होती है तो हम उसको वन लिख सकते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी कैसे लिखा, यहाँ पे रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यों, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ डी ए को इधर रखती हूँ, बाकी पूरा माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस के डी टी को उधर ले गई, क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला गया डी टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था। अब मैं क्या करूं, ऑन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, डी ए माइनस के इंटू डी टी, ठीक है। डी ए, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आएगा, ए, ठीक है। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स माइनस एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये एज इट इज माइनस के, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t प्लस यहाँ पर क्या आ जाता है, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो दो तरीके होते हैं इंटीग्रेशन करने के, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट्स लगाते हैं, उसको डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है। बट क्योंकि आपने कोई लिमिट्स नहीं लगाई है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट मिलता है, और अब आपको क्या करना पड़ता है, इस आई का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो आई का वैल्यू कैसे निकालते हैं, आई का वैल्यू के लिए आप मान लेते हैं जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियली इसकी 100% कंसंट्रेशन रही होगी, तो ए की कंसंट्रेशन को आप क्या मानते हो, 100%, उसको डिनोट कैसे करते हो, यहाँ नीचे अपॉन में नोट लगा देते हो, है ना, ए नॉट, इसको आप क्या होता है, इनिशियली सिर्फ ए नॉट था, तो इसको अगर मैं फर्स्ट में रिप्लेस कर दूं तो ए की जगह मुझे क्या लिखना है, ए नॉट विच इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई, तो यहां से आई, ये तो जीरो हो गया, आई की वैल्यू क्या आई, आई इज इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक है। इसको मैं क्या कर दूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर वन में मैं इस आई की वैल्यू रख दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो, ए एज इट इज, यहाँ पे देखिए, माइनस के इंटू टी प्लस आई की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट, ठीक है। अब एक तो इस इक्वेशन को आपको याद रखना है, ये है आपकी इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूं, मुझे क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं के को एक साइड रख दूं, बाकी सब इधर ले जाऊं, तो माइनस के टी इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के टी, ए नॉट एज इट इज है, ये वाला ए उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। यहां से के की क्या वैल्यू आई, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन में से उस टाइम पर क्या कंसंट्रेशन, आप उसको माइनस करो और डिवाइड कर दो, कितना टाइम लगा उस चेंज को होने में, आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ये है आपका पूरा डेरिवेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं इधर का पूरा
रफ कर रही हूँ। देखिए अब यहाँ से आपको दो चीज करनी है क्या, ये जो इक्वेशन टू है इसका अगर अब मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हो, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कन्वर्ट, और ये माइनस एम है ना, एम की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मतलब स्लोप क्या है आपका नेगेटिव है। एक स्ट्रेट लाइन की आपको एक इक्वेशन मिल रही है, किस किस के बीच में, अगर मैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ तो मुझे एक नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन मिल रही है, जिसका जो इंटरसेप्ट है, जो इंटरसेप्ट है सी, वो क्या है ए नॉट, और जो स्लोप है के, वो किसके बराबर है, जो स्लोप है एम, वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। ठीक है, ये मुझे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। दूसरा, अब मैं अगर हाफ लाइफ की बात करूं, है ना, हाफ लाइफ टाइम, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। हाफ लाइफ टाइम वो होता है भैया जब कोई भी रिएक्शन आपकी आधी कंप्लीट होती है ना, 50% कोई रिएक्शन जब कंप्लीट होती है उसको आप हाफ लाइफ टाइम बोलते हो, है ना। ए से पी तक जाने में आधी जो रिएक्शन हुई है उसको आप क्या बोलते हो, हाफ लाइफ टाइम, कि उस आधे रिएक्शन में कितना टाइम लगा आपको, है ना। तो जब इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, टी हाफ से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो टी हाफ की आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो देखिए उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, ध्यान रखना, इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा आप क्या लोगे, ए नॉट लोगे, ठीक है। और हाफ लाइफ पे आपकी जो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है, तो हाफ लाइफ टाइम पे एट टी हाफ जब आपका टाइम आधा हो जाता है, टाइम को आप किससे रिप्लेस कर देते हो, टी हाफ से, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, इनिशियल आपने जितनी भी ली थी उसकी आधी, है ना। ये आपको रिप्लेसमेंट करना है, और इन चीजों को बस इस फॉर्मूले में रख दो। कैसे रखोगे, देखो देखो के की जगह मैंने के रहने दिया, ठीक है। ए नॉट की जगह मैंने ए नॉट रहने दिया। ए की जगह क्या रिप्लेस करना है मुझे, ए नॉट बाय टू रिप्लेस करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, ए नॉट बाय टू, और होल अपॉन में क्या है टी, तो टी की जगह क्या लिखना है मुझे, टी हाफ लिखना है। इतना समझ में आया, इस टी हाफ को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू टी हाफ। ए नॉट में से ए नॉट बाय टू गया, क्या बचेगा, ए नॉट बाय टू, तो यहां से टी हाफ का क्या वैल्यू आया, ए नॉट बाय टू के। ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके लिए आ गया, फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम आ गया। ठीक है, क्लियर। ये अब वैल्यूज देख लीजिए आप, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का ये वैल्यू आएगा और रेट कांस्टेंट का वैल्यू ये आएगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब ये है कि आपकी अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो रेट वन पावर पे डिपेंड करेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, रेट को आप कैसे लिख सकते हो, माइनस डी ए बाई डी टी, सेम यहाँ पर भी होगा के इंटू ए। अब पहले ए नहीं था, अब ए भी है, तो ए वालों को सबको एक साथ रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो। ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन ए माइनस के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे वापस, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिया, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एल एन ऑफ ए, एल एन मतलब क्या, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस के इंटू टी, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, टाइम को जीरो लेना पड़ता है, और कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये वाली इक्वेशन आपकी कैसी हो जाएगी, एल एन ऑफ ए नॉट, ठीक है, और ये जीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू काय की आ जाएगी, आई की। इसको वापस से काय में डाल दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल दो,
तो ये हो जाएगा ln ऑफ a विच इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस ln ऑफ a नॉट। यहाँ से आप kt को इधर रख दो, है ना, तो kt उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ln ऑफ a नॉट एज इट इज है, उधर से वो आएगा तो माइनस का हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a। तो आपने लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m डिवाइडेड बाय n। तो k इंटू टी ये क्या हो जाएगा, लॉग a अपॉन, ठीक है। अब यहां से अगर मैं स्पेशली सिर्फ k का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/t ln ऑफ a नॉट अपॉन a, ठीक है। तो अगर आपको नेचुरल लॉ के टर्म्स में पूछे तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बट अगर आपको इसको नेचुरल लॉ को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय टी, ये काय में चेंज हो जाएगा लॉग में, ये हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम टी। तो इन दोनों में से आप कोई से भी फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। इसको अब अगर ग्राफ बनाना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका एक बार हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और दूसरा इसका हाफ लाइफ टाइम निकालेंगे, ठीक है। ठीक, अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। देखिए, तो फॉर ग्राफ आप उस इक्वेशन को थोड़ा सा क्या कर लीजिए इस लॉग वाले को एक साइड रहने दो, बाकी सबको रिप्लेस कर दो, है ना। तो देखो वो जो लॉग वाला लिखा हुआ है वो मैंने उधर ही ले रहने दिया, लॉग ए नॉट अपॉन ए। बाकी इधर देखना, के लिखा हुआ है ऑलरेडी, टी को मैं इधर लाऊंगी, मल्टीप्लाई में चला जाएगा और अपॉन क्या आ जाएगा 2.303, ठीक है। तो ये कैसे एक इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, एक्स क्या है आपका, t है, वेरिएबल क्या है वहां पे, t है, बाकी ये पूरा m का वैल्यू है। तो यहां से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन बनाएंगे तो आप किस किस के बीच में लाइन प्लॉट कर रहे हैं, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए, और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे सी कुछ नहीं है, सी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है इस इक्वेशन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जहाँ पे इंटरसेप्ट आपका जीरो है, मतलब ओरिजिन से लाइन पास हो रही है यहाँ से। तो के का वैल्यू, यहाँ से स्लोप का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, के अपॉन 2.303, ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ये फर्स्ट ऑर्डर का एक ग्राफ होता है, ठीक है। अब अगर आप हाफ लाइफ टाइम निकालें, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम, तो हाफ लाइफ टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको टी को रिप्लेस करना पड़ता है टी हाफ से, और कंसंट्रेशन एट एनी टाइम को रिप्लेस करना पड़ता है इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे से। तो इस इक्वेशन से आप देखें, क्या देख रहे हैं आप, देखो के टी को मैं इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा, टी हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन एज इट इज लिखना है, अपॉन में क्या लिखना है, इसका भी ए नॉट बाय 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के अपॉन में भी अगर कुछ होता है तो वो ऊपर चला जाता है, बाकी ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बचा 2.303, ये वो क्या हो जाएगा log 2। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है 2.303 इंटू 0.3010, है ना। तो यहाँ से टी हाफ की क्या वैल्यू आएगी, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आता है 0.693 अपॉन के, ठीक है। ये आता है आपका टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये चार छोटे छोटे से डेरिवेशन है। आई होप आपको हर एक स्टेप पर्टिकुलर क्लियर होगा। इन केस अगर आपको एक भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली वहां पर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा आज का पार्ट कंप्लीट होता है। कल हम इससे रिलेटेड और आगे चर्चाएं करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जो कि है मॉलिक्युलैरिटी वगैरह वाली छोटी छोटी चीजें, टेम्परेचर, और नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा आपका रिविजन केमिकल काइनेटिक्स का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक के लिए जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।